नेत्र मालूम क्या है? डिफेक्ट करती है। देखो एक क्षण कई कारणों से हमारे नेत्र में जब किसी वस्तु का बहुत दूर या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, इस कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। कई कारणों से मतलब यह बीमारी हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, कई कारणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, इस कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। जैसे कई कारणों से हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इसी को कहते हैं दृष्टि दोष। आप सुना कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? तो दृष्टि दोष ऑफिशियल मतलब हमारी किताब के अनुसार दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले ये समझो कि दृष्टि दोष किसे कई कारणों से हमारे नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तु का या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, इस कारण इस कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तुम होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ध्यान से निकट दृष्टि, इसको कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया। इंग्लिश है, हिंदी में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हिंदी में पूछा था निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। आप ध्यान से जो दोष है, ध्यान सुनो, जो दोष है उसको हम साफ साफ देखें। ध्यान सुना, कभी कभी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में इस निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष के 2 प्रमुख कारण हैं। इसे पूछा ना कि निकट दृष्टि दोष के प्रमुख 2 कारण कौन कौन है? नेत्र गोलक का आकार बड़ा है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो, नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा। अब चैनल तुमसे दूसरा तुमसे फोकस दूरी कम है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा ना कि फोकस दूरी कम होने से किस प्रकार की मतलब बीमारी होता है और कौन सा दोष होता है? फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। इसमें किसी वस्तु में निकट की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसका निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक, जो बताया था ना कि मनुष्य का नेत्र लगभग गोलाकार है, जिससे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। आप पूछना कि फोकस दूरी का क्या होता है? कम होता है। फोकस दूरी का मान कितना होता है? कम होता है। नेत्र गोलक का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, नेत्र गोलक का बड़ा होना और फोकस दूरी का कितना कम होना। अब पूछा ना इसका उपचार पूछा ना कि देखो कोई दोष होगा तब उसका कोई रोग होगा तब उसका उपचार होगा। तो इसमें क्या होता ना कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख रहे हैं, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहे। तो इसमें सबसे तुम नोट करके यहाँ पे ना कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे बनता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दृष्टि पर, हम वस्तु को देख पाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है? आगे। इसके 2 कारण, नेत्र गोलक का आकार बड़ा होना, फोकस दूरी का कम होना। इस मैंने निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए देखना है कि कौन इनका दोष है। एक का बिंदु मैंने 1 2 3, इसे तुमको यहाँ बताया ना कि निकट एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द। इस बीमारी का शब्द का है 3 शब्द का, और जो इसका दवाई होगा ना 4 शब्द का होगा। दवाई का शब्द का 4 शब्द का मतलब हो जाना अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहता है? कि अवतल लेंस से होकर जाने वाली सारी प्रकाश किरणें जाके क्या होती है? दिखाई देती है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। याद रखना कि निकट देखो 1 2 3 गो सब इसमें शब्द है, तो इसका उपचार होगा ना मतलब दवाई होगा कौन इनका? 1 2 3 4, 3 है तो 4, दूर रहेगा तो 3। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस को क्या करते हैं? अपसारी लेंस। एक बार पूरा निकट दृष्टि दोष को है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी वस्तु के निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और निकट दृष्टि दोष के 2 प्रमुख कारण होते हैं, नेत्र गोलक का बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। फोकस दूरी का मान क्या होता है? कम रहता है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा निकट दृष्टि दोष का दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जाना कि दूसरा यहाँ शब्द देखो, दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
ऑप्शन में रहेगा हाइपरमेट्रोपिया। पूछना कि हाइपरमेट्रोपिया, देखो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर दृष्टि दोष में वस्तु को दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। दूर दृष्टि दोष में दूर जो दो सब हम देख रहे हैं, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख रहे हैं और नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख रहे। इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बने तब वो दोष है, रेटिना के आगे बने तभी का है दोष है। और रेटिना को बने तो वस्तु को देख पाएंगे 1/16 सेकंड तक, पता है। तो उसी को कहते हैं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। ऐसे पूछना इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है? पीछे। रेटिना के आगे बनता है निकट में, और रेटिना के पीछे बनता है किसमें? दूर दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष के दो कारण होता है। उस कारण के कारण नेत्र गोलक आकार का उसमें क्या होता है? बड़ा। इसमें नेत्र गोलक आकार छोटा होता है। नेत्र गोलक आकार छोटा होगा। नेत्र गोलक आकार छोटा होगा। और दूसरा उसका उल्टा करना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी का बढ़ जाना या अधिक होना। फोकस दूरी का अधिक होना। अब बताया इसका जो उपचार पूछा ना, उपचार इसका उपचार क्या हो सकता है? दूर, देखो दूर लिखा है, दूर देखो एक शब्द दूसरा शब्द, दूर शब्द का मतलब रोग हुआ है, तब क शब्द का उपचार चाहिए एक और ज्यादा दवाई लेगा। देखो इसको क्या कहते हैं? उत्तल है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग? उत्तल है। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस से होकर जाने वाले सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारित लेंस। एक बार दूर दृष्टि दोष के बारे में फिर से सुनो। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें हम किसी वस्तु का इसमें दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, परंतु नजदीक स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे। दूर दृष्टि दोष के दो प्रमुख कारण होता है। नेत्र गोलक का क्या होना? नेत्र गोलक का छोटा होना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसका जस्ट उल्टा करना, इसमें फोकस नेत्र गोलक का आकार बड़ा होता है, इसमें नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाए। अब फोकस दूरी का कम होना मतलब इसमें फोकस दूरी का अधिक होना। फोकस दूरी कम होना अधिक होना इसी को तो कहते हैं समन्वय क्षमता। अब बताया जिस बार धूप में बड़ा पीछे देखता है, क्या करता है? वो अपने आँख के प्रकाश को कम करता है, फोकस दूरी को बढ़ाता है। इससे मतलब बहुत तेज धूप है, आदमी ऐसे करके देखता है ना, ऐसे करके देखने का मतलब अपने सिलेरी पेशियों को बताया, सिलेरी पेशियां दोनों तरफ से लेंसों को पकड़ कर रखता है। ऐसे दूर देखते हैं तो सिलेरी पेशियां बड़ा होता है, जिससे नेत्र का आकार बड़ा होता है, नेत्र को लेंस का बड़ा आकार बढ़ाता है। और जब नजदीक देखते हैं तो सिलेरी पेशियां दोनों तरफ को दबाती है, और जब दबाई तो नेत्र लेंस का आकार क्या होगा? छोटा होता है। नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं, और नजदीक देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, अनंत दूरी कहाँ देख सकते हैं? अनंत दूर तक, दूर देख सकते हैं अनंत तक। तीसरा तुम सब चला, तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसे क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया का सुनो, इसमें पूछा था वैसा व्यक्ति जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए, इसे क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। यह उम्र बढ़ने के साथ, यह वृद्धावस्था में होता है। बताओ होता है वृद्धावस्था मतलब उम्र बढ़ने के साथ। ऐसे कहा था कि उम्र बढ़ने के साथ मनुष्य की आँख की लचक कम हो जाए, मतलब फोकस दूरी का आकार धीरे धीरे कम हो जाए। इसी को तब पूछना कि जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? जब व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को और दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, इसी को क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। ये रोग कब होता है? ये बुढ़ापा में होता है। इसे वृद्धावस्था में कौन सा रोग होता है? तो वृद्धावस्था में तो जरा दूर, इसमें ना तो निकट के दिखाई देगा और ना क्या दिखाई देगा? दूर। इसी को क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। आइए पूछना कि इस लेंस मैंने इस जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? बाइफोकल लेंस। अंग्रेजी में ध्यान रखना है, बाइफोकल। जहाँ देखो अंग्रेजी का शब्द है थोड़ा सा, जहाँ भी बाई लग गया ना तुमको बताया खाने से क्या होता है? बाई, सोडियम बाई का। इंग्लिश में अगर बाई कहीं आ गया तो बाई का मतलब होता है दूर। बाई का मतलब क्या होता है? दूर। बाई का मतलब दूर। और ट्राई आ गया ना, ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। और टेट्रा आएगा तो 4, पेंटा आएगा तो 5। ई बाइफोकल को कहते हैं कभी कभी द्विफोक्सी लेंस। अब इसका मतलब द्विफोक्सी लेंस करने का मतलब एक ही व्यक्ति है, उसको नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा ना, दूर का दिखाई दे रहा। तब एक व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलाज तय कर, जब हम कोई रोग हुआ है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलाज करेंगे डॉक्टर। ये तुमसे पूछना कि जो बाइफोकल लेंस मतलब एक ही लेंस होगा, मतलब चश्मा जो बनाया था ना एक ही चश्मा रहेगा, इसका ऊपर वाला जो भाग होगा उत्तल रहेगा और नीचे वाला भाग क्या रहेगा? अवतल। इससे मतलब कि चश्मा एक मतलब व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो वृद्धावस्था में जो रोग होता है उसी को क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। या उम्र वृद्धा ये जो रोग होता है ना वृद्धावस्था में होता है,
इस लेंस मैंने जरा दृष्टा को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस, इसी को क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस। तो इस चना जैसे मान लो कि चश्मा है, तो चश्मा के जो ऊपर भाग में का है उत्तर, जो निचला भाग रहेगा अवतल। आप पूछना निकट दृष्टि दोष को ठीक करने कौन लेंस, अवतल लेंस, इसलिए नीचे लगा रहेगा अवतल। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के कौन, उत्तल लेंस, इसलिए ऊपर लगा रखा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है ना कि नीचे किसी व्यक्ति की चीज को पढ़ना है ना, तो वो आसानी से निकट दृष्टि दोष जब दूर रहेगा तभी तो हम किसी वस्तु को पढ़ पाएंगे, ना तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हम किसी वस्तु को पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके पहले तीन में समय तो यही किताब है कि बेसिक अब एक्स्ट्रा जो होता जा रहा है, इससे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगे, दूर में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी, उसे दूर समझ गए। अब देखो इसमें चौथा, ये पढ़ना नहीं है तुमको या स्टार लगेगा बताया जाएगा, मतलब क्या इसमें नहीं है पूछा ना कि मतलब आएगा तो ऑब्जेक्टिव कि मानव में कितने प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, कितने प्रकार, तीन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और क्या होता है जरा दूर दर्शी। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुनो कि पूछा ना अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। हम लोग ना दो बात यहाँ पे सुनो, हम लोग ना कि जब कि एक शख्स है, इसको क्या कहते हैं एक शख्स, इसी को कहते हैं छाती, इसे क्या कहते हैं छाती। ये नीचे वाला जो ऊर्ध्वाधर है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तीन वाई अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष को कहते हैं वाई अक्ष, छाती अक्ष को कहते हैं एक्स होता है, इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई होता है। अब हम बोलना कि इस हमको छाती से नहीं क्षितिज, हम बोलेंगे क्षितिज, जैसे देखो क्षैतिज बोलेंगे तो मतलब पड़ा हुआ है, एक अक्ष का है क्षैतिज ना, वाई अक्ष का है ऊर्ध्वाधर। मेरा जब हम बोलेंगे ना सुनो, एक होता है क्षितिज, हम बोले कि क्षैतिज बोला, दूसरा क्या बोला क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है ना कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत है, ऐसा लगेगा जब खाली तुम जगह में रहोगे तो ऐसा लगेगा ना कि बहुत दूर जाने के बाद धरती और आकाश एक दूसरे से क्या मिल गए। तो वो जो तुम जहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो उसको क्या कहते हैं क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उससे क्या कहते हैं क्षितिज। और जो एक शख्स होता है मतलब ऐसे जो लंबा लेना तो उससे क्या कहते हैं क्षैतिज, हवाई अक्ष का ऊर्ध्वाधर। इस जो दोष है ना ये अबिंदुकता, इसमें न तो व्यक्ति को क्षैतिज वस्तु साफ साफ दिखाई दे और न ही ऊर्ध्वाधर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। कोई वस्तु इतना लंबा है तो उसको दिखाई नहीं कि इसका वास्तविक लंबाई कितना है, आपको ऐसे है तो उसको दिखाई नहीं कि कितना इसका लंबाई है। तो इसमें वस्तु को इसमें मतलब अबिंदुकता से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो इसमें न तो वह क्षैतिज की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और न ही ऊर्ध्वाधर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं अबिंदुकता। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा ना कि अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। पूछा ना कि अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। इसी को इंग्लिश में कभी कभी लिखते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। इंग्लिश देखो इंग्लिश ऐसे लिखा है मतलब क्या है, मतलब तुमसे ऐसे ही पूछा ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही दिया सिलेंड्रिकल लेंस। देखो अबिंदुकता को ठीक करने के लिए अबिंदुकता किसे कहते हैं, जब व्यक्ति ना तो क्षैतिज की वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना ही ऊर्ध्वाधर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ है अबिंदुकता। अबिंदुकता को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का, इसी को कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। पांचवा इसको कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। इसका जो अंग्रेजी है ना ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया। एक अंग्रेजी बताया 5 कौन जीती है 7 कौन, एक बार करोड़पति। इसको कहते हैं कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब क्या होता है मोतियाबिंद। सुनो, जब मनुष्य के आंख में अपारदर्शी एक मोटी परत जम जाती है जिससे व्यक्ति वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उस अपारदर्शी मोटी परत को कहता है क्या मोतियाबिंद। जब मनुष्य के आंख में एक अपारदर्शी मोटी परत जम जाती है तो जिसको तुम लोग दिनौनी सुना ना, दिनौनी होता है वो रतौनी होता है। दिन में नहीं दिखाए तो दिनौनी, रात में नहीं दिखाए तो क्या करते हैं रतौनी। जो मोटी अपारदर्शी परत बन जाती है तो कभी कभी क्या होता है अधिक प्रकाश में दिखाई देगा और बहुत कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। जब सूरज बहुत तेज प्रकाश में तो उसको दिन में दिखाई देगा तो उसको कहते हैं क्या दिनौनी। दिन में दिखाई देता उल्टा होता है, दिन में दिखाई देता है और रतौनी तो रात में प्रकाश में कम होता है, रात में दिखाई नहीं देगा। रतौनी जो रात में होता है, दिनौनी का होता है दिन में। अब वो मोटे अपारदर्शी परत जम जाती है ना तो उसमें प्रकाश होता है, जिससे पृथ्वी है ना पृथ्वी अधिक प्रकाश में तो सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में क्या होता है बड़ा है। अब जब मोटी अपारदर्शी परत उसके आकार को बढ़ने घटने नहीं देती तो तुमको रात में भी नहीं दिखाई देगा ना तो दिन में। उसको दिन में नहीं दिखाई तो दिनौनी, रात में नहीं दिखाई तो रतौनी। अब मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए कोई भी नहीं, इसको क्या कहता है सर्जरी। सर्जरी मतलब ऑपरेशन जो करके ऑपरेशन करके उस मोटी परत को करके हटा दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा इसे क्या किया जाता है पूछना कि मोतियाबिंद को ठीक करने के कौन सा प्रक्रिया करेगा सर्जरी, इसी को क्या ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक करेगा। एक बार शुरू देखो दृष्टि
पूछा ना कि कई कारणों से हमारे नेत्र में बहुत दूर स्थित वस्तु या नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस प्रकार के इस प्रकार के कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। मनुष्य के आंख में मनुष्य को कितने प्रकार के दृष्टि दोष है? 3। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में हम निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है? आगे बनता है। रेटिना क्या बनता है? आगे। और दूर निकट दृष्टि दोष होने के प्रमुख 2 कारण निम्नलिखित है। पहला तो सबसे नेत्र गोला का आकार बड़ा होना, फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके ऊपर चला कि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, परंतु नजदीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या होता है? पीछे। आप चला कि दूर दृष्टि दोष के 2 कारण बताना है। नेत्र गोला का आकार क्या होना? छोटा होना और फोकस दूरी का मान बढ़ जाना। फोकस दूरी का अधिक होना और नेत्र गोला का क्या होना? छोटा होना। और उसका बताना कि जरा दूरता। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता को प्रेस मैप्रिया के नाम से जाना है। इसे ठीक करने के लिए द्विफोक्सी, इसे क्या कहते हैं? द्विफोक्सी। इसी को क्या कहते हैं? बाइफोकल। अंग्रेजी में लिखाएगा बाइफोकल लेंस। जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए ऑप्शन रहेगा तुम्हारा बाइफोकल। बाइफोकल लेंस इसी को क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस। अब जब व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से ग्रसित होता है तो उसके जो चश्मा बनता है उसको ऊपर वाले भाग में करता है उतर और नीचे वाले भाग में करता है, जिससे वह निकट और दूर दोनों प्रकार की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। मैंने डॉक्टर से इलाज देने के बाद डॉक्टर जब चश्मा इस प्रकार के देते हैं ऊपर लगा रहेगा उतर और नीचे का रहेगा अवतर, तो जो व्यक्ति ग्रसित है जरा दूरदर्शिता वो आसानी से निकट स्थित और दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। कि एक शब्द है इसमें याद रखना अविदिकता। जब व्यक्ति ना तो क्षैतिज की वस्तु साफ साफ देख सकता है और ना ही आधार की वस्तु साफ साफ देख सकता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अविदिकता है। अविदिकता को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। आप 5वां बताएगा तुम मोतिया भी बताएगा ना कि मनुष्य के आंख में जब एक मोटे अपारदर्शी परत जम जाती है जिससे व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद से 2 प्रकार होती है, या तो दिन में नहीं दिखाई देगा ना तो रात में नहीं दिखाएगा। मोतियाबिंद को ठीक करने के सीधे क्या करते हैं? ऑपरेशन करके उस मोटी अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? हटा दिया। कभी कभी तुम देखता है व्यक्ति का आंख बना के काला वाला चश्मा दे देता है, उसमें क्या कहते हैं? इसी को हटा दिया जाता है। जैसे व्यक्ति ज्यादा उम्र बढ़ जाए ना उसका मैंने आँख की जो मोटी परत है ना सिलेरी पे से छट जाएगी और बहुत कम है उसका आँख जो मोटी पारदर्शी परत जमती है। और वही जो होता है ना कि आँख बनाता है क्या करता है उस जो मोटी परत को हटा देते हैं, तब इनको फिर से काला चश्मा देंगे उसको ठीक होता है। धीरे धीरे व्यक्ति का होता है ठीक हो जाता है। अब सुनो वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन। एटमॉस्फेरिक सुनो पूछा ना वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? सुनो जब पूछा ना कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जलवाष्प, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण वायुमंडल में उपस्थित क्या धूल कण जलवाष्प। पहले सिंपल समझो, इसे पूछा ना कि अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा तो माध्यम चेंज होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण और जो जलवाष्प होता है ना ऊपर जाएगा उसका मान सघन हो जाएगा और जो इधर रहता है विरल बनेगा। अब सुनो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण और जलवाष्प से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उसमें परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जलवाष्प से होकर गुजरने के बाद क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा ना कि तारों का टिमटिमाना, तारों का नहीं सबसे क्या है? तारों का टिमटिमाना। जैसे सुनो बचपन में टिंकल टिंकल लिटिल स्टार का नाम ईटिंग शुगर नो पापा। सुनो तारों का टिमटिमाना पूछा ना, पहले तो क्वेश्चन पूछा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है इसलिए तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारा जो है ना सूर्य भी एक तारा है, सूर्य से ना सूर्य से कई गुना बहुत ज्यादा बड़े बड़े। तारा जो है सूर्य से क्या है? बहुत ही बड़ा है, मगर पृथ्वी से इतना ना दूर है ना कि बहुत छोटा छोटा, कभी उनका प्रकाश घटता है तो कभी क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए ऐसा लगता है ना कि तारे टिमटिमा है।
जब सूर्य का प्रकाश जब तारे को जब प्रकाश होता है कभी घटता है कभी क्या होता है बढ़ता है। तो मनुष्य मैंने धरती पर पृथ्वी पर सभी लोगों को मालूम चलता है इससे ना कि कभी तारे का टिमटिमा रहे। क्वेश्चन पूछा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, चंद्रमा तथा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्वेश्चन क्यों बता चंद्रमा तथा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी का क्या है 32,87,000 से पूछे ना 3,84,063 से पूछे। तो पूछा ना कि चंद्रमा से जो चंद्रमा ना पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है, इसलिए चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं। पूछा ना कि चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी से निकट होने के कारण चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं। और तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर इसलिए तारे का टिमटिमाते नजर आते हैं। दूसरा इसका उदाहरण पूछा ना सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का आभासी समय, ये बहुत बड़ा सुनो देखो आभासी समय। अब सुनो सूर्योदय तो सबसे पहले सुबह में उठते हैं तो सूरज भगवान निकलते हैं, जिससे क्या कहते हैं सूर्योदय। जब सूरज सुबह में जब सुबह होता है ना जब सूरज भगवान निकलते हैं उससे क्या कहते हैं सूर्योदय। और जब अंत में सूरज भगवान का क्या होता है मतलब सूर्यास्त, उसको क्या कहते हैं सूर्यास्त। ध्यान सुनना ऐसे आपको लगता है तुमको होता है ना जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उनसे क्या कहते हैं क्षितिज। अब जैसे मान लो सूरज भगवान अभी क्षितिज के अंदर है तब तक 2 मिनट पहले आप लोग को दिखाई दे, पहले लालिमा आएगा, पहले आकाश में क्या आएगा लालिमा, जब सूर्य मैंने सूर्योदय होता है उसमें लालिमा आएगा ना तो सूर्य जो अभी 2 मिनट अंदर ही है, ऐसे मानो कि मॉडल है जैसे यहाँ सूरज भगवान है अभी यहीं पे है, सूरज भगवान का यहीं पे है। इतना नहीं में प्रकाश है ना कि सब यहाँ से सब लाल हो गया, मतलब आकाश का रंग हो गया लाल, उसमें जब लाल यहाँ पे है दिखाई देंगे तुमको कहा यहाँ पे सूरज भगवान बाहर निकल गए, हम लोग को आँख से दिखाई देना कि सूरज भगवान अभी निकल रहे हैं, बस नहीं बोला कि सूर्योदय हो रहा है। तो सूरज भगवान अभी अंदर ही रहते हैं मगर हम लोग को कहा बाहर दिखाई। इसका मतलब क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य भगवान सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। कि किसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, पूछना कि सूर्योदय से पहले सूर्य 2 मिनट पहले क्यों दिखाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और जब सूर्यास्त होता है ना सूर्यास्त तो सूरज भगवान मान लो के अंदर चल गए, मतलब सूरज भगवान कहाँ चल गए अंदर, मतलब हम लोग को दिखाई देना कभी यहीं पे सूरज भगवान मतलब डूब गए और फिर भी आकाश में पूरा लालिमा छाया हुआ पहले में छा रहा था ना। तो सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक मतलब सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट कितना बाद, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद अब क्वेश्चन 2 मिनट बाद क्वेश्चन आएगा ना कि सूरज भगवान सूर्योदय से कितना मिनट पहले दिखाई देते 2 मिनट, सूर्यास्त के कम मिनट बाद तक दिखाई देते 2 मिनट। अब तू पूछा ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का कुल आभासी समय कितना होता है, 2 कितना होता है 4। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का आभासी समय कितना होता है 4 मिनट, ये कितना होता है 4 मिनट। क्वेश्चन पूछा ना कि सूर्योदय के समय सूरज भगवान कितना मिनट पहले दिखाई 2 मिनट, सूर्यास्त के कितना मिनट बाद दिखाई दे 2 मिनट, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का कुल आभासी समय कितना होता है 4 मिनट। इसको क्या कहते हैं इसको 4 मिनट। बस में एक बार फिर से जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से प्रकाश का क्या होता है अपवर्तन, जिससे वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। पहला तारों का टिमटिमाना, जब चला कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं इसलिए उनका प्रकाश कभी घटता है तो कभी क्या होता है बढ़ता है। ऐसा मालूम चलता है ना कि तारे का टिमटिमा रहे, चला कि तारे जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, कभी कभी उनका प्रकाश घटता है तो कभी क्या होता है बढ़ता है। ऐसा मालूम चलता है ना कि तारे का टिमटिमा है। चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी से निकट है, बहुत ही निकट है, इसलिए चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का आभासी समय, सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य भगवान दिखाई देते हैं तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का आभासी समय कितना मिनट होता है 4 मिनट। किसके उदाहरण पर दे देता है वायुमंडलीय। अब इससे सबसे बढ़िया इसका तुम बताना इंद्रधनुष। इसको कहते हैं रेनबो। रेनबो किसे कहते हैं, जब पूछा ना कि इंद्रधनुष किसे कहता है जैसे माना कि वर्षा की जो बूंद होती है ना, वर्षा की बूंद क्या होती है गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद क्या होती है, वर्षा की बूंद क्या होती है गोलाकार होती है। और जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद क्या होती है गोलाकार होती है। और जब सूर्य का प्रकाश ध्यान देना चाहिए, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है,
जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंद से क्या होता है, गुजरता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताया गया है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दो पार्ट में। हाँ, 2 पार्ट बताया पूरा। एक बार फिर सुनो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सुनो। पूछा ना कि जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग, इसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। आज ये पूछा ना कि जब इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश चला, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब। इसका क्रम होता है, क्रम जो होता है ना कि बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला, बैजा का होता है नीह पिनाला, पिनाला, बैजा नीह पिनाला। जैसे पूछा ना कि वह से क्या हो जाएगा, बैगनी, वह से क्या होता है, बैगनी। इसको कहते हैं जा से होता है जामुनी, जा से जामुनी। नी से क्या हो जाएगा, नीला, नी से नीला। हा से क्या होता है, हरा। पी से क्या होता है, पीला, पी से पीला। ना से होता है नारंगी, ना से क्या होता है, नारंगी। ला से क्या होता है, लाल। यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है इसको। पहले पूछा ना कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजर जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तथा 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं, 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी को हिंदी में कहते हैं वर्णपट, इसे क्या कहते हैं, वर्णपट। 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और 7 रंग इस पट्टी पर क्या होते हैं, जाके प्राप्त होते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ना विब्यूर, VIBYOR। इसको अंग्रेजी में या अंग्रेजी सूचित करेंगे, जैसे V से होता है ना वायलेट, वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी, वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। I से होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, जामुनी। इंडिगो मतलब क्या होता है, B से होता है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और G से होता है ग्रीन, G से मतलब क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। और Y से O से होता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। R से क्या होता है, रेड। इसी को आप तुमको सूचित किया, देखो पहले ये छोड़ दो। वाई से क्या होता है, वाई से होता है येलो, वाई से क्या होता है, येलो। आप देखो तो यहाँ लिखेंगे वायलेट, यहाँ लिखेंगे इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और उसके बाद ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। उसके बाद आएगा यहाँ तुम्हारा ग्रीन, और ग्रीन के बाद तुम्हारा येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन। आप सुनो एक बार ध्यान सुनो। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। 7 रंग किस क्रम में रहते हैं, बैजा नील पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या होता है, लाल। इसको इंग्लिश में तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज का होता है, रेड। अब सुनो ये पूछा है इसी प्रकार से देखो, अगर इस 7 रंग इस पट्टी पर प्राप्त होगा तो इसको न्यूटन का प्रयोग, याद रखिएगा, न्यूटन का प्रयोग। फिजिक्स के पिता कौन है, न्यूटन का प्रयोग बताएगा ना, फिजिक्स के पिता कौन है, न्यूटन। बगीचा में बैठे हुए सुनो ये बताया जरा। इसको एक बार करके ना न्यूटन प्रयोग करते। सबसे पहले पूछा ना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने। वो अगली बार प्रयोग करे था ना कि इससे कोई दूसरा चीज निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसलिए वो कहा कि ना प्रिज्म को उल्टा कर दिया। एक बार प्रिज्म को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। आज जब इस 7 रंग को जब इससे होकर गुजारे ना, किससे, उल्टे प्रिज्म से, क्या है, उल्टे प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म। अब उल्टा जो प्रिज्म ना, इससे जब प्रकाश की 7 प्रकाश की किरणें से गुजारा गया है, 7 प्रकाश की किरणें का गुजारा गया, तो 7 प्रकाश की जब किरण इससे गुजरा ना, तो गुजरने के बाद 7 प्रकाश की किरण गुजरने के बाद यहाँ इनको क्या मिल गया है, 7 प्रकाश की किरण गुजरने के बाद यहाँ मिल गया हम लोगों का फिर से श्वेत प्रकाश। सन मतलब का सूरज, सूर्य में कितने रंग होते हैं, 7, इसलिए इसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। इसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। फिर से हम लोग का मिल गया श्वेत प्रकाश। इस तरह से न्यूटन जो था ना अपने प्रयोग को अपने ही क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे बताना कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग बढ़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण। और सातों रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पर रंगों का क्रम वैज्ञानिक फिनाला क्रम से दिखाया था। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिव्यू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वही ऑब्जेक्टिव बताया जाए। सुनो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव पूछा ना कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक है। विचलन मतलब होता है झुकाव, कौन सबसे नीचे झुका हुआ है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? विचलन मतलब होता है कि झुकाव, विचलन मतलब होता है झुकाव। और झुकाव कौन ज्यादा सबसे नीचे झुका हुआ है? बहुत ज्यादा। और पूछा ना कि किस रंग का मतलब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी। आप पूछा ना दूसरा, किस रंग का विचलन सबसे कम? सबसे ऊपर कौन है? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग का विचलन सबसे कम। और दूसरा नंबर तुम बताया ना कि किस रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है। तरंगधार्य बताएगा ना प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई जिसे क्या कहते हैं? तरंगधार्य। एक तरंगधार्य बराबर होता है एक तरंगधार्य बराबर होता है एक लैम्डा स्क्वायर क्या है? एक लैम्डा और 10 के पावर कितना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है? एक एंगस्ट्रॉम और 10 के पावर माइनस कितना? 10 के पावर कितना? -10। अब चलो, लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंगधार्य सबसे कम। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। ऊपर से नीचे आएंगे ना, तरंगधार्य सबसे अधिक है तो तरंगधार्य कम होगा। आप पूछा ना कि इसका विचलन सबसे कम है तो विचलन बढ़ेगा। लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक है, ऊपर से नीचे तरंगधार्य घटते जाएगा, इसलिए बैगनी रंग का विचलन तरंगधार्य सबसे कम और लाल रंग का विचलन सबसे कम है। इधर आगे विचलन सबसे कम अधिक। दो नोट करके तुम याद रखना कि लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंगधार्य सबसे कम। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। बस में इसी से तुम बताएगा ना कि न्यूटन का प्रयोग किए थे। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किसी वृत्त से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और सातों रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्ड पर। आज जब पट्टी पर प्राप्त सातों रंगों को जब किसी उल्टे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो फिर से श्वेत प्रकाश मिलता है। पट्टी पर प्राप्त सातों रंगों को जब किसी उल्टे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब फिर से श्वेत प्रकाश का होता है। श्वेत प्रकाश का होता है प्राप्त। इस तरह से न्यूटन ने प्रयोग द्वारा साबित कर देना कि हम प्रिज्म को मैंने सीधा करेंगे तो हमको 7 रंग मिलेगा, और जो उल्टा प्रिज्म करते हैं हमको फिर से क्या मिलेगा? श्वेत प्रकाश मिल जाए। इस तरह से क्या करेंगे? सिद्ध कर दिया।